हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है और इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड लगातार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। एसएससी एग्जाम ले लो, चाहे आप रेलवे की एग्जाम ले लो, बायोस्फीयर रिजर्व से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आज के सेशन में जरूरी इन्फॉर्मेशन पूरी कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। पहले थ्योरी सेक्शन डिस्कस करेंगे, देन फिर लास्ट में एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे गए। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एग्जाम में 1 नंबर आपका 100% पक्का होगा। इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सारे वीडियो आप वहां पर देख पाएंगे। इस वीडियो का और आने वाले इस सीरीज के सभी वीडियो का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन दे रखा है मैंने GS 100 आवर कोर्स में। जिन भी बच्चों ने ले रखा है कोर्स, आपको वहां पर पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहां पर टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो वीडियो के दौरान हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करके आपको एप्लीकेशन में देता हूं। वहां पर आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलने वाला है। और जिन भी बच्चों ने 100 आवर GS का कोर्स नहीं लिया अभी तक, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब सेशन की तरफ चलते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MAB प्रोग्राम की। MAB प्रोग्राम समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे कुछ ऐसे स्टेटमेंट आने वाले हैं, वहां पर आपको कंफ्यूजन होगा। MAB का फुल फॉर्म होता है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसका मतलब होता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध को समझने वाला एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है और इसे साल 1971 में शुरू किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि MAB प्रोग्राम कोई नॉर्मल स्कीम नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोग्राम के अंडर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स ये स्टडी करते हैं कि इंसान का डेवलपमेंट और नेचर का प्रोटेक्शन एक साथ कैसे पॉसिबल है। क्लियर? अब समझते हैं कि MAB प्रोग्राम का मेन एम क्या है। तो MAB प्रोग्राम सबसे देखिए, इसका मेन एम ये है कि ह्यूमन और नेचर के बीच बैलेंस को बनाना। ह्यूमन यानी मनुष्य और नेचर यानी प्रकृति। अब यहां पर बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं है कि या तो डेवलपमेंट होगा या एनवायरमेंट बचेगा। इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि दोनों एक साथ पॉसिबल हैं। MAB प्रोग्राम ये इंश्योर करता है कि जब इंसान डेवलपमेंट करे तो उस डेवलपमेंट से जंगल नष्ट ना हो, जानवर खत्म ना हो और एनवायरमेंट डैमेज ना हो। इसी थिंकिंग को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि आज का विकास ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ियों को नुकसान न पहुंचे। क्लियर? अब MAB प्रोग्राम 4 बड़ी चीजों पर फोकस करता है। सबसे पहली चीज है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है धरती पर मौजूद सभी तरीके के जीव जंतु, पौधे, पेड़ और इकोसिस्टम। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना, बचाना। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब हुआ प्लांट्स, एनिमल, फॉरेस्ट और नेचर इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना। क्लियर हुआ आपको? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इसका मतलब है हवा, पानी, मिट्टी, जंगल और क्लाइमेट, इन सबको पॉल्यूशन और डैमेज से बचाना। यानी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट को कट होने से बचाना और ओवरऑल एनवायरमेंट को सेफ रखना। तीसरी चीज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे इंडस्ट्रीज, सिटीज और एग्रीकल्चर आगे बढ़े लेकिन एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो। और चौथी चीज है लोकल पीपल की लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब रोजगार और जीवन यापन। MAB प्रोग्राम ये भी इंश्योर करता है कि जो लोग फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास रहते हैं उनका जीवन प्रभावित न हो, उन्हें रोजगार मिले, एजुकेशन मिले और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। ये क्लियर हो गया आपको MAB प्रोग्राम। अब बात करेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। MAB प्रोग्राम के तहत कुछ सिलेक्टेड एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे स्पेशल एरिया होते हैं जहां पर तीनों चीजें एक साथ चलती है। पहली चीज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। दूसरी रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी साइंटिस्ट यहां पर रिसर्च करते हैं और स्टूडेंट्स एनवायरमेंट को पार्शली समझते हैं। तीसरी चीज लोकल पीपल का डेवलपमेंट, यानी लोग वहां रहते भी हैं, काम भी करते हैं और उनका जीवन यापन भी चलता रहता है। यही है MAB प्रोग्राम की कोर फिलोसफी। तो MAB प्रोग्राम क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 1 लाइन फैक्ट्स हैं जो हमको क्लियर करते हुए चलना है। MAB प्रोग्राम का सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, मेन प्लस नेचर प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। MAB प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1971 में। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करता है यूनेस्को। कौन करता है? यूनेस्को। और बायोस्फीयर रिजर्व MAB प्रोग्राम का ही पार्ट होते हैं। क्लियर? इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व की लेटेस्ट स्थिति की बात करें तो इंडिया में टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18 है। टोटल अगर संख्या पूछे तो कितनी है? 18। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें से सभी यूनेस्को लिस्ट में शामिल नहीं है।
यूनेस्को एमएबी नेटवर्क में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 13 है। कितने? 13। यानी इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से 13 को यूनेस्को ने इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट ध्यान रखिएगा, सितंबर 2025 में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये उसे यूनेस्को एमएबी नेटवर्क में शामिल किया गया। पहले संख्या 12 हुआ करती थी, जब से ये शामिल हुआ है तब से संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम में 2-3 एग्जाम में तो पूछा ही जा चुका है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको। इस एडिशन के बाद इंडिया के यूनेस्को एमएबी बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी हो गई है? 13 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया आपको। इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम के अंडर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब हम इन 13 यूनेस्को एमएबी बायोस्फीयर रिजर्व को उनके नाम, लोकेशन, एस्टेब्लिश ईयर, यूनेस्को में शामिल होने का ईयर, ये जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ऑलमोस्ट आप समझिए कि क्योंकि पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये मोस्ट फेवरेट है कि एग्जाम में पूछते हैं। साल 1986 में इस्टेब्लिश किया गया था, बाद में साल 2000 में इसे यूनेस्को एमएबी लिस्ट में शामिल किया गया। तो ये भी पूछ लेते हैं कि इस्टेब्लिश कब हुआ था और एमएबी लिस्ट में कब शामिल हुआ था? तो सन 2000 में शामिल हुआ था। लोकेशन की बात करें तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों से घिरा हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। साउथ में आप देखेंगे तो सबसे एंड में पड़ता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका से पूरी तरीके से घिरा हुआ है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं स्टेट से रिलेटेड स्पेशली। सबसे स्पेशल फैक्ट ये है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी इंडिया में सबसे पहले जिस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वो नीलगिरी है। दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है साल 1989 में एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद साल 2001 था जब इसे यूनेस्को एमएबी नेटवर्क में ऐड किया गया। लोकेशन की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। अच्छा, सबसे खास बात ये कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार वाला, ये ड्यूगोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ड्यूगोंग सी काऊ भी इसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है? तो आंसर ध्यान रखना है आपको, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में। सीधे सीधे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व आता है हमारा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी मोस्ट फेवरेट है एग्जामिनर का, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है वो। 1989 में ये भी स्टैब्लिश हुआ था इसी के साथ साथ, और इसी के साथ साथ 2001 में यूनेस्को एमएबी लिस्ट में इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर ही है। मैंग्रोव फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे फॉरेस्ट जो समुद्री और खारे पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट है, मतलब कि महत्वपूर्ण आवास रहने का प्रमुख स्थान है। आगे बढ़ते हैं, चौथे बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। यह बायोस्फीयर रिजर्व साल 1988 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद 2004 में इसे यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो यह बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी नेशनल पार्क और इसी के साथ साथ वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क दोनों शामिल हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है? तो आंसर होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। पांचवा बायोस्फीयर रिजर्व आता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। साल 2009 में यूनेस्को एमएबी लिस्ट में ऐड किया गया। लोकेशन की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में लोकेटेड है। कहां पर? ओडिशा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व से एसोसिएटेड है। इसके अलावा हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए सिमलीपाल हाथियों और रिच फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। इसके बाद छठा बायोस्फीयर रिजर्व आता है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, साल 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसे साल 2009 में यूनेस्को एमएबी नेटवर्क में शामिल किया गया। लोकेशन की बात करें तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेघालय का एकमात्र यूनेस्को एमएबी बायोस्फीयर रिजर्व नोकरेक। यह रिजर्व नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सातवां बायोस्फीयर रिजर्व आता है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था और सन 2009 में यूनेस्को एमएबी लिस्ट में इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बहुत ही फेमस है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 3 मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। पहला पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतपुड़ा नेशनल पार्क और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सतपुड़ा नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। आंसर ध्यान रखिएगा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। नेक्स्ट 8वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद 2013 में इसे यूनेस्को MAB नेटवर्क में ऐड किया गया। लोकेशन की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। अब इसकी स्पेशल बात क्या है कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये शोम्पेन ट्राइब का नेचुरल हैबिटेट है। इसके साथ साथ ये ड्यूगोंग सी काऊ जो है और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इनके लिए भी काफ़ी फेमस है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि शोम्पेन ट्राइब किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ी हुई है, तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। 9वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में स्टैब्लिश हुआ था। साल 2012 में यूनेस्को MAB प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो ये बायोस्फीयर रिजर्व 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस रिजर्व की सबसे बड़ी स्पेशल बात यह है कि नर्मदा नदी का ओरिजिन प्लेस, उद्गम स्थल जो है वो यहीं पर ही स्थित है, यानी अमरकंटक। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नर्मदा रिवर का उद्गम स्थल किस बायोस्फीयर रिजर्व में है, तो ध्यान रखना है आपको अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। 10वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये साल 2001 में स्टैब्लिश किया गया था और साल 2016 में इसे यूनेस्को MAB लिस्ट में इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में फैला हुआ है। अब इसकी स्पेशल बात यह है कि मेडिसिन हर्ब्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका आयुर्वेद में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा कालाकाड मुंडन थुराई टाइगर रिजर्व इसी का हिस्सा है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। इसके बाद 11वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। साल 2000 में स्टैब्लिश किया गया था और 2018 में इसे यूनेस्को MAB नेटवर्क में इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में स्थित है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेशल बात यह है कि इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट यही है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसी साइट जिसे नेचुरल हेरिटेज और कल्चर हेरिटेज दोनों के लिए इंपॉर्टेंस मिली हो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया का फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो आंसर होगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर। 12वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। ये साल 2011 में स्टैब्लिश हुआ था और 2020 में इसे यूनेस्को MAB प्रोग्राम के अंडर इंक्लूड किया गया। लोकेशन की बात करें तो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को MAB लिस्ट में इंडिया के रिसेंट एडिशन में से एक है। ओके, 2020 में ऐड हुआ है। यह रिजर्व फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनों का अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी बिल्कुल लेटेस्ट ऐड हुआ है ये 2025 में, इसीलिए अभी इससे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के सबसे लेटेस्ट यूनेस्को MAB बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व साल 2009 में स्टैब्लिश हुआ, ये ध्यान रखिएगा। सबको पता है कि 2025 में इसको शामिल किया है, अभी रिसेंटली शामिल किया है, पर ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 2009 में ये स्टैब्लिश हुआ था। लोकेशन की बात करें तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये अभी रिसेंटली SSC में क्वेश्चन बना था। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को MAB नेटवर्क में इंडिया का लेटेस्ट एडिशन है। तो ये हमने 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस किया जो कि यूनेस्को MAB प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल हैं। टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। इनमें सभी यूनेस्को MAB प्रोग्राम में शामिल नहीं है। वर्तमान समय में 5 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो अभी तक यूनेस्को MAB नेटवर्क में इंक्लूड नहीं हुए हैं। सबसे पहला है मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम राज्य में स्थित है। दूसरा है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो कि गुजरात में लोकेटेड है। तीसरा है शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा है डिब्रू सेखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो कि असम राज्य में स्थित है। और 5वां है देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ड्यूगोंग जिसे सी काऊ कहते हैं, ये किस बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है, तो गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार में ये पाई जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको दिमाग में रखना है। ड्यूगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पर भी आपको दिमाग में रखना है सुंदरबन और ग्रेट निकोबार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। एक और चीज से क्वेश्चन बनता है ऑलिव रिडले टर्टल से। ये ओडिशा तट पर सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछे तो इसको ध्यान रखिएगा। मेजर नेस्टिंग साइट कहां पर है इसकी? ओडिशा कोस्ट। स्टेट वाइज बायोस्फीयर रिजर्व में 3 नाम इंपॉर्टेंट अभी अभी क्वेश्चन बन रहा है। पहला, ओडिशा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? सिमलीपाल।
मेघालय में कौन सा है? नोकरेक। और उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। तो अभी रिसेंटली इन तीनों से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने आपको रिवाइज करवा दिया एक बार और। लास्ट में कुछ वन लाइनर देख लेते हैं हम, जिनसे क्वेश्चन बन जा रहे हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू सेक्शन की तरफ चलेंगे, टेस्ट लगाएंगे। यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम के अंडर सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार दोनों साल 2001 में इंक्लूड किए गए थे। ओके। इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है कौन सा? सुंदरबन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अचानकमार अमरकंटक। अचानकमार अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। शोम्पेन जनजाति का एसोसिएशन है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है उससे एसोसिएटेड है। तो यहां पर हमने यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम क्या होता है अच्छे से लेक्चर में डिस्कस किया, बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझा, इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व की बात करी, जिसमें से 13 को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। सारे हाई फ्रिक्वेंसी एग्जाम फैक्टर को भी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं जाता, बार बार इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये लेक्चर आपके लिए एक प्रकार से बोनस होने वाला है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आपका 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए, पिछले 3-4 सालों में अलग अलग एग्जामों में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्या अभी ट्रेंड के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस टॉपिक से। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व शामिल हैं टिल 2024 तक पूछ रहा है। तो कितने? 12, क्योंकि 13वां जो कोल्ड डेजर्ट है उसे 2025 में शामिल किया गया और यहां पर 24 तक पूछा है। तो उस हिसाब से 12 मतलब सी आंसर करेक्ट होगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछे टिल 2026 तक पूछे, 26 तक पूछे, तब वहां पर आपको 13 आंसर टिक करना है। 13 कोल्ड डेजर्ट को 2025 में ऐड किया गया। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, 2009 में शामिल हुआ। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये पूछा है तो 18। अगर ऐसा पूछते कि एमएबी प्रोग्राम में कितने इंक्लूड हैं, तब आपको 13 टिक करना था। ये पूछा है कि कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो 18 हैं। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? देखिए कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन ये, नीलगिरी। नीलगिरी 1986 में स्टैब्लिश हुआ था। बी आंसर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में फैला हुआ है? तो तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल। ए आंसर। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं? तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। बी आंसर। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। डुगोंग किस बायोस्फीयर रिजर्व में प्रमुख रूप से पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सी काऊ, ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाता है। बी आंसर। ऑलिव रिडले कछुआ भारत में मुख्य रूप से किस राज्य के तट पर पाया जाता है? तो ये ओडिशा तट पर पाया जाता है। सही जोड़ी यहां पर मैच करना है। नीलगिरी यूनेस्को में 2004 में शामिल हुआ, गलत। नंदा देवी 2004 में, बिल्कुल करेक्ट। नंदा देवी को 2004 में यूनेस्को एमएबी प्रोग्राम में शामिल किया गया था। किस बायोस्फीयर रिजर्व में कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क शामिल हैं? तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं दोनों। ये बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, शोम्पेन जनजाति किस बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित हैं? तो ये ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित हैं। खारे पानी के मगरमच्छ किस बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है? सुंदरबन, नोकरेक, कंचनजंगा या पचमढ़ी? तो सुंदरबन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है अचानकमार अमरकंटक से। ये भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये किस बायोस्फीयर रिजर्व के लिए सही है? तो ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का पहला मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि सिक्किम में स्थित है। जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे के कारण आयुर्वेद में महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। कालाकाड मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? तो ये अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है। अगला आता है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व किस बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है? तो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा में स्थित है, सिमलीपाल। हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है? तो हड़गड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। यह भी ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट आता है, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? तो हमने डिस्कस किया था, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में सतपुड़ा नेशनल पार्क, पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में किस वर्ष शामिल हुआ? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व करें, एग्जाम में आपको क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। पिछले 3-4 साल के आप कोई भी पेपर उठा के देख लो एग्जाम के, बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो अच्छे से आप मेहनत करिए फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करिए। हर एक टॉपिक जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ टोटल रिसर्च कर लेकर आ रहा हूँ, ऐसे आपके लिए रैंडम टॉपिक्स नहीं लेकर आ रहा हूँ। अगर आप अच्छे से सीरियस होकर मेहनत कर लोगे ना तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता आपका। जीएस में स्पेशली मैं बोलूँगा कि आप 80% 90% स्कोर करोगे। लगभग आपका मैं इतना टाइम बचा रहा हूँ रिसर्च को लेकर कि आपको ये सब चीज़ों पर मेहनत ना करना पड़े। बस जितना कंटेंट आपको मिलता जा रहा है अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए, मॉक टेस्ट लगाते चलिए एप्लीकेशन में, पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए एग्जाम में जाने से पहले। बाकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एंड करते हैं सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।